So good morning student, it is total video number 4 of chapter matter in our surrounding class 9 and today we will discuss some important question of NCERT. So first question is what is the basic difference between gas and vapor. ये जो दो वर्ड हैं gas and vapor जनरली एक जैसे से ये मिलती जुलती टर्म है बट अगर ध्यान से सुना जाए और समझा जाए तो वो ये है कि इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, 4 डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस जो लिखा है वो है गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर। ये एक स्टेट है, मैंने बताया था 3 स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में। तो क्योंकि ये गैस है इसलिए एक स्टेट ऑफ मैटर है, बट वेपर जो है वो स्टेट ऑफ मैटर में नहीं आता है, ये एक स्टेट ऑफ मैटर नहीं होता है। दूसरा जो गैस होता है वो स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर होती है, ये अनस्टेबल स्टेट ऑफ मैटर होती है। गैस जो है वो स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर होती है और वेपर्स जो है वो अनस्टेबल स्टेट ऑफ मैटर होती है। नेक्स्ट जो गैस होती है इस गैस को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर, मतलब प्रेशर को इंक्रीज करके, एंड बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिड्यूस करके। हमारे पास एक गैस है, मान लो नाइट्रोजन गैस है, से आप एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन गैस ले सकते हो, हाइड्रोजन गैस ले सकते हो। तो उस गैस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, उसका प्रेशर हमें इंक्रीज करना होगा, उसका टेम्परेचर हमें डिक्रीज करना होगा। इसके लिए आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी भी बनी है जो मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देता हूँ। हम क्या लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, उसमें एक पिस्टन फिट है, ये पिस्टन है और इसके अंदर अभी गैस है और गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं। तो इस पिस्टन की हेल्प से मैं इसको, अभी ये गैस फॉर्म में है, जी फॉर गैस फॉर्म में है, तो मैंने इस पिस्टन की हेल्प से इस पे प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे ये थोड़ा पास पास आ गए और जैसे ही ये थोड़े पास पास आए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो इस प्रकार हम प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके, प्रेशर को इंक्रीज करके टेम्परेचर को रिड्यूस करके हम एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इस प्रेशर को पिस्टन की हेल्प से, इस प्रेशर को पिस्टन की हेल्प से और इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स और ज्यादा पास पास में आ जाएंगे और जब ये और ज्यादा पास में आ जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में। तो इस प्रकार हम किसी भी गैस पर प्रेशर अप्लाई करके और उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर कर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वेपर को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वेपर्स को अगर हम कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो है गैस जो होती है वो सिंगल स्टेट ऑफ मैटर होती है, बट वेपर्स में एक साथ 2 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं और वो क्या होती है, गैसियस फेज भी होता है, उसके अंदर गैस भी होती है और साथ में उसमें लिक्विड फेज भी होता है। आई होप आज के बाद अगर आपसे कोई गैस या वेपर में डिफरेंस पूछेगा तो आप उसे बता पाओगे। तो मैं एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये स्टेट ऑफ मैटर होती है, ये स्टेट ऑफ मैटर नहीं होती है, ये स्टेबल स्टेट होती है, ये अनस्टेबल स्टेट होती है। गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, मींस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मेंशन भी है, हाउ कैन यू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैस, तो आंसर होगा इसका बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ये सिंगल स्टेट होती है, इसमें गैसियस स्टेट भी होती है और लिक्विड स्टेट भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट में लिखा है ड्राई गैस एंड वाई। ये पूरा क्वेश्चन है विच गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस एंड वाई, किस गैस को हम ड्राई आइस बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। तो इसका आंसर है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ड्राई आइस बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक टॉपिक कराया था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ध्यान से सुनना, हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, बट सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो जो मैंने उसके एग्जांपल लिखाए थे उसमें मैंने नेपथलीन बोल लिखवाया था, कैम्फर लिखवाया था, और अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड लिखवाया था। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी एक सबलाइम है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है ये सबलाइम सब्सटेंस होता है। क्या होता है, सबलाइम सब्सटेंस। सबलाइम सब्सटेंस का मीनिंग क्या है, सबलाइम सब्सटेंस का मीनिंग है कि अगर ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो इट डायरेक्टली कन्वर्टेड into gas state without coming
into liquid state on decreasing the pressure by 1 atmosphere। जब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देंगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखो अब पहले तो मैं आपको सिमिलैरिटी बताता हूँ दोनों में क्या होता है। दोनों ही वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम लिक्विड स्टेट को गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लिक्विड स्टेट को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सिमिलैरिटी है। बट इवेपोरेशन नेचुरल प्रोसेस है जबकि बॉइलिंग हम खुद करवाते हैं। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के ऊपर होता है। देखो वाटर की लेयर होती है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। पहले सबसे ऊपर वाली लेयर इवेपोरेट होगी, इवेपोरेट होकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर दूसरी लेयर आएगी, फिर वो इवेपोरेट होगी और वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर एंड सो ऑन। लेकिन जो बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग में आप क्या करते हो, एक कंटेनर लेते हो, उसके अंदर वाटर लेते हो और उसको हीट अप करते हो, उसको बॉईल करना शुरू कर देते हो। वो उबलना शुरू हो जाएगा और उबलना शुरू हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मींस ये जो है सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पर होता है, ये बल्क फिनोमिना है, ये अंदर होता है। उसके बाद इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है बट बॉइलिंग की वजह से कूलिंग नहीं होती है। ये तो आपको समझ में आ गया, मैंने पीछे बताया भी था व्हाई डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। क्योंकि अगर एक कंटेनर में लिक्विड है तो वो लिक्विड इवेपोरेट होना चाहेगा और इवेपोरेट होने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से लेगा, अपने चारों तरफ की सराउंडिंग से लेगा। अगर सराउंडिंग से एनर्जी ली गई है तो सराउंडिंग कैसी हो जाएगी, ठंडी। इसलिए आप देखते होंगे जनरली रूफ पे हम पानी छिड़कते हैं, हम कूलर के अंदर पानी सर्कुलेट होता रहता है। ये सब रीजन इवेपोरेशन के हैं। तो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है बट बॉइलिंग की वजह से तो कोई कूलिंग नहीं होती। बॉइलिंग में तो इवन पानी और गर्म हो रहा है। उसके बाद इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से कम पर होता है जबकि बॉइलिंग जो है बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पर होती है। सबसे बेसिक डिफरेंस है इवेपोरेशन का फिनोमेना, इट अकर्स एट टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होता है जबकि लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट या उससे ज्यादा पर बॉइलिंग होती है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है व्हाई वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आपके पास एक कांच का गिलास है और उसमें बिल्कुल आपने आइस कोल्ड वाटर डाल दिया, बिल्कुल चिल्ड पानी उसमें आपने डाला, तो क्या होगा, उस गिलास कंटेनर के बाहर के सरफेस पे पानी की छोटी छोटी सी बूंदें, ड्रॉपलेट्स आपको नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है, ध्यान से सुनो। देखो ये हमारे पास एक गिलास था, इस गिलास के अंदर हमने आइस कोल्ड वाटर ऐड कर दिया। आइस कोल्ड मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है। इसके चारों तरफ अगर देखा जाए, गिलास के चारों तरफ एयर प्रेजेंट है और एयर के अंदर वाटर के वेपर्स भी होते हैं। तो जब ये वाटर के वेपर्स घूमते हुए इस सरफेस के साथ, बाहर ग्लास के सरफेस के साथ टच में आएंगे, तो ग्लास के सरफेस के साथ जब ये टच में आएंगे तो क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे क्योंकि ये जो वाटर था ये ठंडा था तो ग्लास कंटेनर भी ठंडा था। तो जो ये वाटर के वेपर आए हवा में थे, जो इन्होंने इसके साथ कांटेक्ट में आके अपनी एनर्जी लॉस कर दी। और जब वाटर वेपर की एनर्जी लॉस्ट होती है तो वो कंडेंस हो गए, कंडेंस हो गए मतलब वो ठंडे हो गए, ठंडे हो गए मतलब वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए, और वही हमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नजर आते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। देखो ये गिलास है, इस गिलास के अंदर आइस कोल्ड वाटर है, बहुत ठंडा पानी है, चारों तरफ एयर प्रेजेंट है, एयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, वेपर। तो वो वेपर जब इस ग्लास के साथ टच में आएंगे तो वो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे। अगर वो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे तो वो ठंडे होंगे, कंडेंस होंगे, और वेपर जब कंडेंस होते हैं, वेपर्स जब ठंडे होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर में, और वही वाटर ड्रॉपलेट्स हमें यहाँ पर नजर आती है। तो मैं इसका आंसर यहाँ पर अभी आपको लिख देता हूँ। सो वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर comes in contact with glass containing ice cold water, loses the energy and condensed and converted into water droplets। जो हवा के अंदर वाटर वेपर्स थे वो उस ग्लास के सरफेस के साथ टच में आते हैं,
अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, कंडेंस होते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ग्लास के आउटर सरफेस पर हमें नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब आप किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करते हो तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? देखो मैं इसका पहले एग्जांपल सुनाता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से समझो। आपने एक आइस निकाला फ्रिज से, उस आइस का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। उस आइस को निकालकर आपने उसको हीट करना शुरू कर दिया, मतलब आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो। थोड़ी देर बाद वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तुरंत जो हीट देनी थी उसको बंद कर दीजिए, जैसे ही वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अब थर्मोमीटर की हेल्प से या किसी भी और डिवाइस से आप उसके टेम्परेचर को नोट करो तो आप देखोगे उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। अब किसी बॉडी को हम हीट दे रहे हैं, याद करो मैंने बताया था, अब अगर हम किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और अगर किसी बॉडी से हम हीट ले रहे हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो उस बर्फ को जो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने बाहर निकाला था उसको हमने हीट दी थी तो उसका टेम्परेचर राइज होना चाहिए था, बट उसका टेम्परेचर तो राइज नहीं हुआ। हाँ, एक काम जरूर हुआ कि वो सॉलिड फॉर्म में था आइस, किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में, वाटर फॉर्म में। तो स्टेट तो चेंज हो गई बट उसका टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट रहा। तो फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, कि किसी भी सब्सटेंस की जब स्टेट चेंज होती है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्यों? आपने जो उसको हीट दी वो कहाँ गई, वो कहाँ गायब हो गई, उसी के लिए ये फिनोमेना ध्यान से समझना होगा हमें। देखो जो आइस था, जो वो सॉलिड सब्सटेंस था, उसके पार्टिकल्स थे अंदर, उन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी जिसमें वो आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली जुड़े हुए थे। आपने जो हीट दी उस हीट ने उनकी जो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी उसको तोड़ने का काम किया, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया। समझ में आई बात? आपने जो उसको हीट दी उस हीट ने उस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी सिर्फ उसको तोड़ने का काम किया है, उसको ब्रेक करने का काम किया है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया है। इसलिए जो आप हीट देते हो वो गायब सी हो जाती है। इसी के लिए हम साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं लेटेंट हीट। क्या वर्ड यूज करते हैं? लेटेंट हीट। देखो लेटेंट हीट वर्ड का मीनिंग होता है, लेटेंट हीट वर्ड का मीनिंग होता है हिडन। हिडन मतलब जो छिप जाए। ये काफी कंफ्यूजिंग है, आप समझ भी सकते हो। आपने एक बर्फ निकाला, उसको हीट दी, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन वो सॉलिड से वाटर में कन्वर्ट हो गया, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो वो हीट जो आपने दी वो कहाँ गायब होगी, कहाँ हाइड हो गई? तो वो जो आपने हीट दी वो सिर्फ उसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी उसको तोड़ने का काम करता है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता है। इसीलिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट। आई होप ये आपको अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं इसके आंसर अभी थोड़ी देर में आपको लिख देता हूं। सो लेटेंट हीट का वर्ड का मीनिंग हुआ हिडन। Given heat only break intermolecular forces between the particles of the substance and not, ये सिंबल है, increase its temperature। जो हम हीट देते हैं वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती है, बस वो सिर्फ उनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है उनको ब्रेक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? तो फ्यूजन क्या होता था? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब कि वो हीट एनर्जी, वो अमाउंट हीट एनर्जी का जो हमें 1 किलोग्राम सॉलिड को देना पड़ेगा ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है यहाँ पे LHF का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ब्रैकेट के बाहर लिखा है आइस, मतलब आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है 80 किलो कैलोरी पर केजी। ये जो कैलोरी, किलो वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, केजी फॉर किलोग्राम भी वर्ड सुना होगा। कैलोरी एनर्जी की यूनिट होती है। तो क्या वैल्यू होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए? 80 किलो कैलोरी पर केजी। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेपोराइजेशन पता होना चाहिए क्या होता है। तो वेपोराइजेशन होता है जब लिक्विड को हम गैस में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हमें लिक्विड को गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो अमाउंट एनर्जी का जो हमें किसी 1 kg लिक्विड को देना पड़ेगा ताकि वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट
that heat is known as latent heat of vaporization. The amount of heat energy required to change 1 kg liquid into vapor at atmospheric pressure at its boiling point. For example, latent heat of vaporization LHV, latent heat of vaporization for water measured है कितनी है 540 किलो कैलोरी पर केजी। ये दोनों डेफिनेशन ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड बनता है इसलिए 1 kg सॉलिड लिया है, और वेपोराइजेशन का मीनिंग होता है लिक्विड से वेपर फॉर्म बनना, इसलिए हमने 1 kg लिक्विड दिया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी हैं और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आई होप इनको आप अच्छे से लर्न करोगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।